अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हिंदुत्व के मानने वाले हमेशा से ज़ायनिस्ट इज़राइल के साथ खड़े होते आए हैं या इसे खुलकर सपोर्ट करते हमको नज़र आते हैं। आखिर क्यों इंसानी जानों को बचाने के बजाय इसके क़त्ल का जश्न मनाया जाता है। हम एक जानिब तस्वीरों में बच्चे, बूढ़े, औरतें सबकी जानें जाते हुए देखते हैं। हम तबाह होती हुई इमारतें और बेघर व मजबूर लोगों को देखते हैं और दूसरी जानिब इंसानों को जश्न मनाते हुए देखते हैं। हालांकि ये इंसानी फितरत तो नहीं हो सकती कि वो इतना सख्त दिल हो जाए कि इससे इंसानियत का ख्याल तक न रहे। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के हिंदुत्व नेशनलिस्ट की इज़राइल के लिए काफ़ी मोहब्बत पाई जाती है। पिछले महीने या कुछ वक्त पहले जब अल जर्राह की ज़मीनों पर कब्ज़े के बहाने इज़राइल ने फ़लस्तीन पर हमले किए, बच्चों से लेकर कईयों की जानें उसने ले ली, तो हिंदुत्व के मानने वालों ने बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर इज़राइल का सपोर्ट किया। आपने अल जर्राह के वो वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि अचानक वहाँ बसे फ़लस्तीनियों को इज़राइली लोग और फ़ौज आकर निकाल देती है और कहती है कि अब ये उनका घर नहीं। दुनिया जहाँ गुज़रते वक्त के साथ ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइज्ड कह रही है, वहीं ऐसा भी हो सकता है कि इंसानियत पसंद इसको शायद हज़म न कर पाएँ। आप बताइए ना कि आप जिन घरों में या ज़मीनों पर नस्लों से रह रहे हों या साबिक़ मालिकों से आपने उसे ख़रीदा हो, वहाँ पर ताकत की बुनियाद पर आकर आपको कोई निकाल दे, तो हर इंसान की समझ इसको गुंडागर्दी कहेगी, अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इसको कहा जाएगा। लेकिन ये होता आ रहा है और जब भी होता है इसको सपोर्ट करते हुए हमने अपने मुल्क के चंद लोगों को देखा है। ये बात भी वाज़ेह है कि ये काम करने वाले हिंदुत्व के मानने वाले हैं, ना कि हिंदू धर्म के मानने वाले। वो इसलिए कि जहाँ पर आपने इज़राइल के साथ खड़े होने वाले कई सारों में राम, तेजस्वी, सूर्या, ध्रुव, रमेश जैसे लोग देखे थे, तो बहुत सारे रवीश, अपूर्वा, अभिसार और सिद्धार्थ जैसे भी देखे जिन्होंने खुलकर इज़राइल की मुखालिफत की। ये बात उम्मीद भी देती है और हिम्मत भी। हमने नफ़रत के मैसेंजर्स के ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग्स देखे, जिसमें हम सब जानते हैं उस दौर में बहुत ज़्यादा जो मशहूर हैशटैग्स चले आ रहे थे कि इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल या आई स्टैंड विद इज़राइल या फिर उसके साथ ही साथ इज़राइल लाइव मैटर्स, इस तरह के हैशटैग्स शामिल थे। ख़ुद बेंगलोर से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या, यंग मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, जिन्होंने शायद अपना पूरा पॉलिटिकल करियर मुस्लिम दुश्मनी पर बनाना चाहा है, उन्होंने भी इज़राइल के उन पिछले हमलों के वक्त ट्वीट पर लिखा था कि वी आर विथ यू, स्टे स्ट्रॉन्ग इज़राइल। हालांकि एक जानिब इज़राइली शहरियों ने खुलकर इन भारतीयों की बेइज्जती कर दी थी कि हमें तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, वहीं ख़ुद इज़राइल के पिछले सदर नेतन्याहू ने जिन मुल्कों का शुक्रिया अपने ट्वीट के ज़रिए अदा किया था, इसमें भारत का जिक्र तक नहीं किया था। अजीब है ना कि आप बार बार ख़ुद को किसी का करीबी बताएं और वो आपको गिनने के लिए भी तैयार ना हो। ऐसा अंधे चेलों के साथ होता है। इसे डेस्परेशन भी कहा जाता है। ये माना कि अपनी कौम को लेकर एक नेचुरल कंसर्न होता है, लेकिन वो कंसर्न आपको दूसरी कौम से नफ़रत करने पर उभारे। इसका मतलब ये है कि आपकी कौम की मोहब्बत में असल मसला मौजूद है। हमारे मुल्क के हिंदुओं के नज़दीक मुल्क की ज़मीन जो है उनके नज़दीक एक माँ की हैसियत रखती है। ये उनका बिलीफ़ है जिसका उनको इख्तियार है, वो बिल्कुल करें। लेकिन अपनी माँ से मोहब्बत के नतीजे में आप दूसरे की माँ से नफ़रत करने लगे, ये कहाँ का लॉजिक हो सकता है। हम अपने इस मुल्क में क्या ऐसा देखते हैं कि एक मोहल्ले में कोई आदमी अपनी माँ से तो बेइंतहा मोहब्बत करता हो, उसका एहतराम करता हो और उसके नतीजे में वो पड़ोसी की माँ को गालियाँ देता हो। बल्कि होता तो ये है कि जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, उसके दिल में दूसरे की माँ के लिए भी उतनी ही इज़्ज़त व एहतराम मौजूद होता है। ये नेचुरल ह्यूमन फीलिंग इसको कहा जा सकता है। इसके अगेंस्ट अगर कुछ होगा तो वो लॉजिकल नहीं हो सकता, वो नेचुरल ह्यूमन कंसर्न नहीं हो सकता। वैसे ज़ायनिज़्म को आइडियलाइज़ करने का हिंदुत्व का मामला काफ़ी पुराना है और डीप रूटेड माना जाता है। जैसे सुप्रीमिज़म का रवैया हो, बर्तरी वाला मामला हो, एक्सक्लूसिविज़म यानी ख़राज की पॉलिसी हो और सबसे अहम मुसलमानों से नफ़रत, ये तीनों चीज़ें इन दोनों फ़लसफ़ों में शामिल हैं। दोनों भी नस्ली नेशनलिज़म से बंधे हुए हैं, जिसमें सिटीज़नशिप को डिफ़ाइन किया जाता है और होली लैंड्स की बातें की जाती है। यहाँ हमारे मुल्क में अखंड भारत की सरहदें हैं, तो वहाँ पर ग्रेटर इज़राइल का नक्शा मौजूद है। अपनी मजहबी शख्सियत, शनाख्त, रिलीजियस आइडेंटिटी, जिसमें उनके मकसद तक पहुँचने के लिए मुसलमानों का सफ़ाया लाजमी है। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर आप सोचेंगे तो ये कैसे अलाउ किया जाएगा कि आपका अपनी ग्रोथ का रास्ता किसी दूसरी कौम को रौंद करने से या उसको साफ़ करने से गुजरता हो। ये कैसे हो सकता है और किसी भी अच्छे मज़हब की टीचिंग ये कैसे हो सकती है। जिसे लगता है कि उसका नज़रिया सही है, इस तरह का नज़रिया सही है, वो दूसरों को कन्विंस करे, दलीलें दें और लोगों को इसका हिस्सा बनाए।
अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने फ़लसफ़े को लागू करना चाहते हैं, इसका मतलब या तो आपने तरीक़ा गलत चुना है या मज़हब व फ़लसफ़ा गलत चुना है। ज़ायनिस्ट के नेशन का जो फ़लसफ़ा है, इसमें भी हिंदुत्व का फ़लसफ़ा शामिल है। इसराइल के बनने से काफ़ी पहले सावरकर जी, जो कि हिंदुत्व के चैम्पियन माने जाते थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक राष्ट्र यानी कॉमन नेशन, एक ज़ात कॉमन रेस और कॉमन कल्चर यानी एक ही संस्कृति हिंदुत्व के 3 अहम हिस्से। सावरकर जी ने यह भी कहा था कि इंडियन यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू, और मुसलमान व क्रिश्चियन जो कि हिंदू नहीं है, इसलिए असल इंडियन नहीं हो सकते। सावरकर जी ने खुलकर ज़ायनिज़्म को सपोर्ट किया था और अपनी किताब में लिखा है, उनका जो जुमला है कि दुनिया में नस्ली बुनियादों पर पहचाने जाने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू और यहूदी। यहूदी न उन्हें कभी उरूज मिला, न शुक्र करने का कोई मौका, न छत, लेकिन उन्होंने अपनी जगह हासिल की। अगर यहूदियों का सपना पूरा हो सकता है, अगर फ़लस्तीन यहूदी स्टेट में तब्दील हो सकता है, पूरी दुनिया में रहने और पैदा होने के बावजूद वो उनकी मुक़द्दस ज़मीन, उनकी मदरलैंड से ज़्यादा महबूब हो सकती है, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये सावरकर जी का कहना था। जिस चीज़ ने हिंदुत्व और यहूदियों को यकजा किया हुआ है, वो उनका नेशनलिज़म को लेकर मिलता हुआ मकसद और अक़लियत व माइनॉरिटीज़ के साथ उनका रवैया है। जहाँ ज़ायनिज़्म ने फ़लस्तीनियों को तशद्दुद और दहशत के ज़रिए उनकी ज़मीनों से निकाला, हिंदुत्व तो पहले मुसलमान और क्रिश्चनों का दर्जा कम करके इनसे हुकूक़ छीन कर अपना रास्ता बनाना चाहती है, और बाद में नंबर दूसरों का भी आएगा। दोनों को अपनी खोई हुई सिविलाइजेशंस को दोबारा हासिल करना है, जिसमें रास्ता उन लोगों को पार करने से गुजरता है जिन्हें ये बेसिकली इन्वेडर या इम्प्योर मानते हैं। अजीब से फ़लसफ़े हैं। एक जानिब आप तरक्की करती और ह्यूमन राइट्स को इम्प्रूव करती दुनिया देखते हैं, और दूसरी जानिब आप ऐसी हैवानियत देखते हैं। मैं फिर से वही कहूँगा कि जो लोग ये रास्ता चुनते हैं, या तो उन्होंने अपने मज़हब व फ़लसफ़े को गलत समझा है या गलत मज़हब को चुना है। हिंदुत्व के दूसरे चैम्पियन गुरु गोलवालकर ने 1939 में अपनी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड, बहुत मशहूर किताब है, उसमें लिखा है कि इंडिया असलियत में एक हिंदू नेशन है। हिंदुस्तान में नॉन हिंदू हैं, इन्हें लाजमी तौर पर हिंदू कल्चर और उसकी ज़बान को अपनाना होगा। या तो वो गैर मुल्की बन जाएं या हिंदू नेशन में दूसरे दर्जे के सिटीज़न की तरह रहें, जिसमें वो किसी किस्म का दावा या मुतालबा नहीं कर सकते। इन्हें कोई हुकूक़ हासिल नहीं होंगे। गुरु गोलवालकर ने खुद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज़ायनिज़्म और जूडियक एग्जॉर्टेशन से लिया है, और इस्लाम को वो ब्लेम करते आए। जाहिर सी बात है कि गोलवालकर जी फ़लस्तीन में इज़राइल के बनने को सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था। हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म की पॉलिटिक्स में ज़मीन यानी लैंड सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। यहाँ हमारे पास कश्मीर के साथ अखंड भारत का मसला मौजूद है, तो वहाँ फ़लस्तीन के साथ ग्रेटर इज़राइल का वो पूरा नक्शा है, जिसमें सऊदी अरब और दूसरे बहुत सारे मुल्क आते हैं। एक मशहूर इंटरनेशनल अफेयर्स पर लिखने वाले हैं जिनका नाम असलम रज़ा है, उनके मुताबिक यहाँ कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी ने वहाँ पर ज़मीन एक्विजिशन के क़ानून में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी, जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी के तनासुब में बहुत फ़र्क आने वाला है। रज़ा साहब के मुताबिक कश्मीर में ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ आबादी को जिस तरह बदला जा रहा है, वो बिल्कुल इज़राइल की कब्ज़े की पॉलिसियों की कॉपी है, जहाँ अक्सरियत ताकत के बल पर, ताकत के ज़ोर पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश करती है। और यही मंज़र हम फ़लस्तीन की ज़मीनों पर भी देखते हैं, और यही मंज़र आज शायद हम कश्मीर की ज़मीन पर भी देख रहे हैं। ये बातें भी मौजूद हैं कि बीजेपी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भारत को एक एथनो रिलीजियस स्टेट में बदल देना चाहती है, जिसमें हिंदुओं के लिए स्पेशल राइट्स हों और बाकी तमाम के लिए कम। और इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत में भी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA पास किया गया, जिसमें मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी साफ साफ मौजूद है। ये बिल्कुल इज़राइल के लॉ ऑफ रिटर्न की तरह है। यहाँ पर भारत में इस कानून के ज़रिए चंद मुल्कों से हिंदुओं को सिटीज़नशिप देने का मौका दिया गया था, और यहाँ बसने वाले मुसलमानों से इनके भारतीय होने का सबूत मांगा गया था। सबूत तो वैसे सबसे मांगने की बात की गई थी, लेकिन निशाना मुसलमान है, ये हर इंसाफ पसंद आदमी जानता है। और यही वजह है कि इसके ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान ही सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि तमाम मज़हबों के लोग रास्तों पर महीनों सरापा एहतजाज रहे। एक फ़लस्तीनी एकेडमिक एडवर्ड के मुताबिक ज़ायनिज़्म ने शुरू में ही अपनी मूवमेंट में ख़ुद को इंतहाई महज़्ज़ब बताया, जो जंगलियों को सिखाने आई है।
उन्होंने अरबों को हकीर पेश किया, इर्रेशनल, फियरसम या ब्रूटल के तौर पर पेश किया। यही वजह है कि जब लॉ ऑफ रिटर्न लाया गया तो इसमें दूसरे मुल्कों में बसे हुए सिर्फ यहूदियों को इजराइल बसाने का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हें तमाम हुकूक दिए गए, लेकिन इस ज़मीन के मालिक वहाँ पर बसे हुए पुराने बसे हुए फ़लस्तीनियों को उन्हें वो हुकूक नहीं दिए गए, उन्हें उस हुकूक से दस्तबहटा दिया गया। मज़हब को सिटीज़नशिप का सबसे अहम क्राइटेरिया बनाकर भारत को भी इजरायली शक्ल देने की एक कोशिश महसूस होती है। यही वजह है कि बीजेपी मेंबरान खुलकर इजराइल को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इंडियन पॉलिसी में फ़लस्तीन को सपोर्ट करना शुरू ही से तय था। हद तो ये थी कि एक मरतबा वाजपेयी जी के दौर में जब ये मशहूर होने लगा कि बीजेपी तो इजराइल को सपोर्ट करती है, तो वाजपेयी जी को पब्लिक प्रोग्राम में आकर ये सफाई देनी पड़ी कि हम हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में हैं और जिस जगह पर इजराइल ने कब्ज़ा किया है वो उसकी नहीं बल्कि इजराइल फ़लस्तीन की है और इजराइल को वो ज़मीन लौटानी पड़ेगी। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। जाते जाते वाजपेयी जी का वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें वो इस बात को कह रहे हैं। हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसीलिए कि ये बेसिकली इस सिस्टम को सपोर्ट करता है। खुदा हाफिज़। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इस खेल को समझ गए।